इतिहास दर्शन की पिछली क्लास में हमने इतिहास दर्शन का परिचय, उसके उद्देश्य और उसके विकास को पढ़ लिया था। तो आज हम इतिहास दर्शन के दो भागों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ, फिर बात करते हैं। तो प्रोफेसर ब्रॉड ने एक बात कही थी कि प्रोफेसर वॉल्स की जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने इतिहास दर्शन को दो भागों में बांटा है। पुस्तक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर वॉल्स की। और इसी पुस्तक में इतिहास दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। और ये बात किसने कही है? तो ये बात ब्रॉड ने कही है। ब्रॉड साहब ने इनकी पुस्तक पढ़ी होगी और इसी के आधार पर ब्रॉड ने ये बात कही है कि प्रोफेसर वॉल्स की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में उन्होंने इतिहास दर्शन को दो भागों में बांटा। वो दो दर्शन कौन कौन से हैं? तो पहले दर्शन का नाम है परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, जिसे इंग्लिश में स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन को एनालिटिकल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। तो हमें प्रोफेसर वॉल्स की पुस्तक में, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में, इतिहास दर्शन को दो भागों में विभाजित पाते हैं। जिसमें जो पहला भाग है उसको कहते हैं परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, और जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। आपको इन दोनों के नाम इंग्लिश में याद रखने हैं, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कि एग्जाम में कुछ अलग नाम भी आ सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में आएगा तो स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री लिखा आएगा, और इसका आएगा तो एनालिटिकल फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री लिखा आएगा। अब हम बात करेंगे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में। और उसके बाद में पढ़ेंगे कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन में जो प्रमुख इतिहास दार्शनिक है वो कौन कौन से हैं। फिर हम आएंगे विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन पर। तो शुरू करते हैं परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री।
ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन है वो क्या है। तो पहली बात जो इसमें आपको याद रखनी है कि ये सबसे प्राचीन इतिहास दर्शन है। यानी कि इसकी शुरुआत प्लेटो और अरस्तु के काल से ही हो जाती है। हमने प्लेटो का नाम सुना है, हमने अरस्तु का नाम सुना है, जो यूनान ग्रीक सभ्यता से संबंधित हैं। तो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास दर्शन की प्राचीनतम शाखा है, जिसका आरंभ अरस्तु और प्लेटो के काल से हो जाता है। अब परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन कहता क्या है। तो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य के संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए जो अतीत की घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है। तो आप ये बोलोगे तो ये तो सर इसमें गलत क्या अध्ययन करता है। तो गलत कुछ भी नहीं है, इतिहास भी यही है कि हम वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य के प्रति भविष्यवाणी करने के लिए हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करें। लेकिन इसमें परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन कहता है कि जो अतीत में घटनाएं हो रही है उसके ऊपर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी कि इतिहास में होने वाली घटनाएं या तो ईश्वर करवा रहे हैं, या फिर वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, या फिर वो किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित है जो इस पूरे संसार का संचालन कर रही है। तो इतिहास में होने वाली किसी भी घटना पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है, इतिहास की अपनी गति है। ये ऐसा मानते हैं कि जो आगे होने वाला है, नियतिवाद पे बिलीव करते हैं ये, और ये कहते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ फिक्स है। तो अब जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो प्रकृति की मर्जी से हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब चीजों के, ईश्वर के, प्रकृति के अपने उद्देश्य हैं, उनकी अपनी परियोजना है, उनके अपने लक्ष्य है, उनकी अपनी गति है, स्वर है। मेरी बात को समझना आप। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन इतिहास की प्राचीनतम शाखा है, जिसका आरंभ प्लेटो और अरस्तु के समय से हो चुका था। और यह एक दार्शनिक शाखा है जो कि साक्ष्यों पे इतना बिलीव नहीं करती है। ये बात करती है कल्पना, जैसे नाम से स्पष्ट है परिकल्पनात्मक। इसको कल्पनात्मक भी कहते हैं, इसको प्रत्यात्मक भी कहते हैं, इसको सट्टा दर्शन भी कहते हैं, इसको स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं कि यार मेरा एक स्पेकुलेशन है, मतलब मेरी एक परिकल्पना है। अब वो परिकल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही बात है ना। तो यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, परिकल्पनात्मक जिसमें कल्पनाएं की जाती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, प्रकृति के अपने उद्देश्य है, और उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव इतिहास आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मानव ना इतिहास को कंट्रोल कर सकता है और ना ही कुछ भी उसके हाथ में है। अब जो होना है वो होके रहेगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति ने अपने उद्देश्य सेट करके रखे हैं, अपने लक्ष्य सेट करके रखे हैं, और प्रकृति उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तो फिर जब बात आती है कि जब कुछ सब कुछ पहले फिक्स ही है तो फिर इतिहास क्यों पढ़ना है? अगर परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की बात को माना जाए कि इतिहास में होने वाली सारी घटनाएं ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, और मानव का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर ऐसे में इतिहास का अध्ययन ही क्यों किया जाए जब हमारा नियंत्रण ही नहीं है इस बात पे। तो ये बोलते हैं कि हमें इतिहास का अध्ययन जो प्रकृति और ईश्वर के जो लक्ष्य हैं, जो उन्होंने मानव सभ्यता के लिए तय किए हैं या इस दुनिया के लिए तय किए हैं, हमें उन लक्ष्यों का पता लगाने के लिए, हमें उनकी परियोजना, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं कि वो क्या चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है, उनका पता लगाने के लिए, और उस गति का पता लगाने के लिए जिस गति में इतिहास निरंतर अग्रसर है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। आई होप कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आया होगा। मैं लिख लेता हूँ इसकी 2-3 परिभाषाएं और विशेषताएं, आपको और बेटर समझ में आएगा। पहली बात जो इसमें आपको याद रखनी है, प्राचीनतम इतिहास दर्शन शाखा, सबसे पुरानी शाखा इतिहास दर्शन की यही है। पहले प्लेटो हुए थे ना, प्लेटो व अरस्तु
के समय इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, प्राचीनतम शाखा है, और प्लेटो और अरस्तु सीधी सी बात है, बहुत ही प्राचीन काल तक जाते हैं यूनान ग्रीक की सभ्यता में। तो ये दो बातें हैं जो आपको पहले याद रखनी है। फिर बात करते हैं तीसरी बात पे। इसको प्रत्यात्मक यानी कि कंसेप्चुअल सट्टा दर्शन। सट्टा दर्शन मतलब वही, जो जैसे हम कोई भी सट्टा खेलते हैं तो हम एक तरीके से तुक्का मारते हैं कि हो सकता है जिस पे मैं सट्टा लगा रहा हूँ वो चीज जीत भी जाए, हार भी जाए। जिसके बारे में मैं कल्पना कर रहा हूँ हो सकता है वो चीज हो भी जाए, ना भी हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं सट्टा दर्शन। यानी कि इसके अंदर जो भविष्य को लेके बातें बोली जाती है, हो सकता है सच हो भी, सच हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है सच ना भी हो। तो एक प्रकार का सट्टा ही है ये दर्शन, तो इसलिए इसको सट्टा दर्शन भी बोलते हैं, प्रत्यात्मक दर्शन भी बोलते हैं, कल्पनात्मक दर्शन, क्योंकि इसमें कल्पनाएं की जाती हैं। प्रत्यात्मक, कल्पनात्मक, सट्टा दर्शन। व्याख्यात्मक, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की जाती हैं। व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक। व्याख्या होगी तो वर्णन भी होंगे, सीधी सी बात है। दर्शन भी कहा जाता है। ये इसके कुछ नाम हैं, लेकिन आप सिर्फ स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री याद रखोगे तो सही रहेगा। एग्जाम में इंग्लिश में सिर्फ यही एक वर्ड आएगा, हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, यह इतिहास दर्शन मानता है कि इतिहास में होने वाली सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित है। इसे कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद मतलब कि जो नियति में लिखा है वही होगा। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ नहीं लिखी है तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। और अगर आपकी डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा है जो आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आप कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं भी करोगे तो भी वो आपको मिल जाएगा। तो जिसमें नियतिवाद में इंसान की मेहनत पर इतना जोर नहीं दिया जाता है, इंसान के कर्मों पर इतना जोर नहीं दिया जाता है। इसमें बस यही माना जाता है कि जो होना है वो हो जाएगा, जो हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो हुआ है वो भी भगवान की मर्जी से हुआ है, और जो आगे होगा वो भी भगवान की मर्जी से होगा। इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन भी इसी नियतिवाद विचारधारा पर आधारित है कि इतिहास में होने वाली सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित है। अब ये किसके द्वारा पूर्व निर्धारित है, तो ये नीचे लिख लेते हैं ये पॉइंट। ये घटनाएं प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब आप ईश्वर से भी ले सकते हो, नेचर से भी ले सकते हो, कोई अदृश्य शक्ति से भी ले सकते हो। प्रकृति का मतलब है कि वह शक्ति जो हमारी सृष्टि का संचालन कर रही है। तो प्रकृति का मतलब ये है, प्रकृति का मतलब आप ये मत समझना कि जो बाहर नेचर मिलता है, पेड़ पौधे झाड़ वाड़, कि वो कैसे संचालन कर रही थी इसका। प्रकृति मतलब कि कोई भी अदृश्य शक्ति जो हम मानते हैं कि हमारी सृष्टि का संचालन कर रही है, वो उनको हम भगवान भी बोल सकते हैं, उनको हम प्रकृति भी बोल सकते हैं, उनको हम
अदृश्य शक्ति भी बोल सकते हैं उनको, हम ब्रह्मांड शक्ति भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रकृति का मतलब उस शक्ति से है जो सृष्टि का संचालन कर रही है। ये घटनाएं प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, नियंत्रित, नियोजित, व संचालित है। एवं मानव का इन घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, ये ना एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सबसे प्राचीनतम इतिहास दर्शन की शाखा है, जो कि प्लेटो और अरस्तु के समय तक जाती है, तो प्राचीन काल में कौन ही तर्क पे बात करेगा, कौन ही विश्लेषण पे बात करेगा, कौन ही लॉजिकल बातें करेगा, कौन साक्ष्यों को ढूंढने जाएगा, कौन वहां पे दिमाग लगाएगा। हम आज भी अपने जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाओं का कारण ईश्वर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये बात तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की है। तो उस समय सीधी सी बात है कि कौन तर्क, विश्लेषण, इन सब चीजों पे बात करेगा। उस समय सीधी सी बात है, होने वाली हर एक घटना को ऐसा ही माना जाएगा ना कि ये तो ईश्वर के द्वारा ही संचालित है, ये तो भगवान के द्वारा ही संचालित है, ये तो प्रकृति के द्वारा ही संचालित है, और इसमें हमारा कुछ खास योगदान है नहीं, मानव का कुछ खास योगदान है नहीं। जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। प्रकृति के कुछ लक्ष्य हैं जो प्रकृति ने खुद ने निर्धारित किए हैं, उनके उसके खुद के कुछ परियोजनाएं, प्रोजेक्ट है जो उन्होंने बनाए हैं, और उसी को प्राप्त करने के लिए यह इतिहास चलयमान है, गतिशील है। और हमें इन्हीं लक्ष्यों, परियोजनाओं और इतिहास की इस गति को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ये लोग ये बात मानते हैं। ठीक है, ये घटनाएं प्रकृति के द्वारा नियंत्रित, नियोजित व संचालित है एवं मानव का इन घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अब देखो, हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म भी कहीं ना कहीं यही मानता है कि सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से होता है। हम बात करें इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म भी यही मानता है कि जो हो रहा है वो अल्लाह अल्लाह के द्वारा नियंत्रित है। हम बात करें ईसाई धर्म की तो ईसाई धर्म भी यही मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो जीसस क्राइस्ट करवा रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो तीन चार धर्म हैं वो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के ज्यादा नजदीक माने जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि हिंदू, ईसाई और इस्लाम, और इसमें से एक और जो धर्म था, यहूदी धर्म, नहीं यहूदी नहीं है, तीन ही है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म भी इस विचारधारा के समीप माने जाते हैं। मतलब कि हिंदू, इस्लाम, ईसाई, ये जो धर्म है वो भी प्रकृति में होने वाली सभी चीजों का कारण ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, इसमें यही एक पॉइंट है, ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। और हाँ, परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन
यह मानता है कि इतिहास प्रकृति के लक्ष्यों, परियोजनाओं को प्राप्त करने की ओर गतिशील है। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन यह मानता है कि इतिहास प्रकृति के लक्ष्यों और परियोजनाओं को प्राप्त करने की ओर गतिशील है। ठीक है, और कौन सा पॉइंट पीछे रह रहा है? हम्म, हाँ, जिसकी अपनी गति और स्वर है। मतलब कि जैसा मैंने बोला कि जो इतिहास है वो प्रकृति के द्वारा कुछ निर्धारित उद्देश्यों, परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, और इन सब की अपनी गति और स्वर है। गति और स्वर का मतलब ये अपनी एक निश्चित गति से चल रहे हैं, और इसकी जो गति है वो फिक्स है, और इस गति में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। मतलब कि इतिहास की एक अपनी गति है जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। इसमें मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे कि ये प्राचीनतम, प्लेटो, अरस्तु, इतिहास में होने वाली सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं, नियतिवाद, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित, नियोजित, संचालित, और जो प्रमुख धर्म है वो इस विचारधारा के समीप माने जाते हैं, और प्रकृति के लक्ष्यों, परियोजनाओं को प्राप्त करने की और इतिहास गतिशील है, जिसकी अपनी गति और स्वर है। नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ टफ लगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार आप क्लास को वापस भी देख सकते हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब 2 लाइनें और लिखनी है, फिर हमारा परिचय पूरा हो जाएगा। नीचे तो जगह, ठीक है, लिख लेते हैं यार। इतिहास हमें इतिहास का अध्ययन इन उद्देश्यों, लक्ष्यों व परियोजनाओं को जानने के लिए करना चाहिए। ठीक है, कि इतिहास प्रकृति के लक्ष्यों, परियोजनाओं को प्राप्त करने की ओर गतिशील है, इसकी अपनी एक गति है, स्वर है, और हमें इतिहास का अध्ययन यही समझने के लिए करना चाहिए कि जो ईश्वर के लक्ष्य क्या है, ईश्वर ने इस विश्व के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं तय की है, और उनकी इतिहास की जो गति है वो कौन सी है। तो हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें एक और बात है, इसमें भविष्यवाणी पे बहुत बल दिया जाता है। मतलब जो परिकल्पनात्मक इतिहास दार्शनिक है वो अतीत का अध्ययन करते हैं, फिर वर्तमान को समझते हैं, और फिर भविष्यवाणियां करते हैं आगे ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको हमने सत्ता दर्शन भी बोला है, कल्पनात्मक दर्शन भी बोला है, क्योंकि भविष्यवाणियां जितनी भी होती है वो कल्पना ही होती है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है।
और एक तरीके का सट्टा ही होती है, सही हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो टाटा बाय बाय। तो इसमें एक बात और हम लिखेंगे, इसमें भविष्यवाणी पर ज्यादा बल दिया जाता है और यह इतिहास की दार्शनिक शाखा है। दार्शनिक शाखा का मतलब यही है कि इसमें ना मतलब दर्शन के ऊपर ज्यादा ही तवज्जो दी गई। ऐसा नहीं है कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में दर्शन की बात नहीं की जाती है, वहां पर भी की जाती है, लेकिन वहां पर हम चीजों के विश्लेषण पर ज्यादा जोर देते हैं। हम इतिहास की जो विधियां हैं उसके द्वारा, इतिहास के जो साक्ष्य हैं उनके विश्लेषण पर जोर देकर उसके द्वारा जो भी रिजल्ट निकलते हैं हम उनको इतिहास में प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर वैज्ञानिकता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उसमें तुक्के पे बात नहीं होती है। लेकिन इसमें परिकल्पनात्मक में दर्शन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ पे चिंतन होता है, मनन होता है, वर्णन होता है, व्याख्या होती है, अतीत की घटनाओं को एक बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा जाता है, जिसमें भगवान, प्रकृति, इन सभी चीजों का मिश्रण होता है। और उसके बाद में भविष्यवाणियां की जाती है कि अब भविष्य में ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, ये वैसा होने वाला है। तो ये इतिहास की दार्शनिक शाखा है। और दार्शनिक है तो सीधी सी बात है, व्याख्याएं होगी, वर्णन होंगे। तो इसकी प्रकृति यानी कि नेचर, मैं इसके नेचर की बात कर रहा हूँ, वो प्रकृति की बात मत समझना जो मैंने यहाँ पे बोला, उसका मतलब उस सृष्टि की शक्ति से है जो दुनिया का संचालन कर रही है। यहाँ पर मैं परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की प्रकृति यानी कि नेचर की बात कर रहा हूँ। इसकी प्रकृति व्याख्यात्मक यानी कि बहुत सारी व्याख्याएं की जाती है, वह वर्णनात्मक है यानी कि बहुत सारे वर्णन भी किए जाते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो दार्शनिक शाखा होगी, जो हर एक चीज के पीछे एक अलौकिक शक्ति को जिम्मेदार मानेगी, जो भविष्यवाणियां पर ज्यादा बल देगी, वो सीधी सी बात है बहुत सारी व्याख्याएं करेगी, बहुत सारे वर्णन करेंगे। तो एक दूसरे, ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। और अब इसमें इसमें हमारा एक लास्ट पॉइंट जो रहा है वो ये है कि इसके अंदर प्रमुख ऐतिहासिक दार्शनिक कौन कौन है। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जगह है तो मिटाने की जरूरत नहीं है। विको, हर्डर, हीगल, मार्क्स जो कि कार्ल मार्क्स हैं, मार्क्स और स्पेंगलर तथा टॉयनबी इस दर्शन के प्रमुख चिंतक बोल सकते हो। इतिहासकार तो ये इतने थे नहीं, चिंतक कह सकते हैं, चिंतक है। या फिर इससे संबंधित आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि जो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन है उसमें कौन कौन से विद्वान सम्मिलित हैं। तो विको, हर्डर, हीगल, मार्क्स, स्पेंगलर तथा टॉयनबी। क्योंकि ये एक तरीके से ना इतिहासकार नहीं थे, इनको हम इतिहास दार्शनिक भी नहीं बोल सकते हैं। अब हर्डर है, हीगल ने, इन्होंने सबने राजनीति पे भी बात की है, दर्शन पे भी बात की है और इतिहास पे भी बात की है। और जब इतिहास पे बात की है तो वही इनका इतिहास दर्शन है, यानी कि इतिहास के बारे में इनके क्या दृष्टिकोण थे। और ये जो इतिहास की जिस शाखा से संबंधित है वो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम विको से स्टार्ट करेंगे, फिर विको के बाद में हर्डर को, हीगल को, मार्क्स को, स्पेंगलर को, टॉयनबी को पढ़ते जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये चीज़ ऐसे कैसे लिखी हुई, इन 6 लोगों का नाम ऐसे कैसे लिखा हुआ है, और नेट में भी इन 6 विद्वानों में से सवाल आते ही आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आसान शब्दों में इन सब चीज़ों का मतलब समझा पाऊँ, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समझने। ऐसे आप
किसी बुक में पढ़ोगे या नेट पे देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको आसान भाषा में समझाने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर एक बार में समझ में ना आए आपको, आप वीडियो को वापस देख सकते हो, या जब आप आगे के वीडियोस देखो पीछे का मिस होता जाए तो आप ये वाले वीडियोस वापस देखोगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में फिक्स हो जाएगी। और मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं इनका जिक्र साथ में करते जाऊंगा ताकि हमारे एक वो चीज़ों का फ्लो बना रहे। तो आई होप कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इतिहास दर्शन की अगली क्लास में हम बात करेंगे वीको पे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।